हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने क्लास 8th की पॉलिटी की एनसीईआरटी स्टार्ट की हुई है और जिसके 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, संविधान और धर्मनिरपेक्षता। तो आज हम उन्हीं 2 चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। दूसरा है, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है आपको कि जो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी कोई नहीं। अब आपको बताने कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, ये हमने पढ़ा था कि किसी देश के पास संविधान है इसका मतलब ये नहीं कि वो देश लोकतांत्रिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा। क्लियर है। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना मैंडेटरी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मतलब ये नहीं कि वो लोकतांत्रिक देश है। क्लियर। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, लेकिन संविधान जो है वो समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। ठीक है, केवल दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया है। नंबर 2, संघवाद का अर्थ है देश में एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना। आपको बताना कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी दिया गया है, ड्यूटीज़ में भी है और डीपीएसपीज में भी इनका वर्णन होता है। तो आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वेलिटी, ये हमें समानता का अधिकार देते हैं, तो इनसे अल्पसंख्यकों को संरक्षण मिलता है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट हमारी सही हुई। संघवाद का अर्थ है एक देश में एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना। तो हमने पढ़ा इंडिया में त्रिस्तरीय सरकार है, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में पंचायती स्तर और नगर पालिकाएँ आती हैं, है ना, 3 स्तर की सरकार है। तो इंडिया में फेडरलिज्म यानी कि संघवाद, और संघवाद का अर्थ होता है एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना। तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 1 and 2। यहाँ पे वह है, ठीक है, केवल 1 व 2 दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे पास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के अनुसार सरकार के अंगों में शामिल है। कितने अंग होते हैं सरकार के? 3। कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, विधायिका, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, न्यायपालिका। 3 अंग होते हैं और इसमें है नगर पालिका। तो नगर पालिका जो है वो सरकार का अंग नहीं होता है। तो हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 व 3। क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य शब्द का संदर्भ राज्य सरकारों से नहीं होता है। नंबर 2, संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जो स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है? स्टेट की डेफिनेशन होती है कि किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग और उन पर शासन करने के लिए कोई सरकार या संस्था जो संप्रभु हो। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी सही होगी, लेकिन राज्य दो अर्थ निकलते हैं, एक व्यवहारिक और एक सैद्धांतिक। ठीक है, तो व्यवहारिक तौर पर राज्य का मतलब होता है प्रांतीय स्तर पर, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। और सैद्धांतिक रूप से हम राज्य शब्द का प्रयोग राष्ट्र के लिए करते हैं, जैसे भारत। ठीक है, जैसे भारत। तो हमारे संविधान में राज्य शब्द का सैद्धांतिक प्रयोग है, यानी कि संविधान में राज्य शब्द का संदर्भ राज्य सरकारों से ना होकर भारत से है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट भी सही हो जाती है। तो हमारा कौन सा कथन सत्य होगा? सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, फ्रांस से। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है?
तो देखिए, हमने अमेरिका से भी लिया है और ब्रिटेन से भी। हमने ब्रिटेन से कार्यपालिका और न्याय विधायिका का कॉन्सेप्ट लिया है, और हमने अमेरिका से न्यायपालिका कॉन्सेप्ट लिया है। ठीक है, ब्रिटेन से क्या लिया है? कार्यपालिका और विधायिका, और अमेरिका से न्यायपालिका। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा केवल 1 और 2। यानी कि हमने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है हमारा, वो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों पर बेस्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, आयरलैंड से। तो जो अमेरिका में है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक, उसमें जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटेन है उसमें संसदीय शासन प्रणाली है। यहाँ पे नाम मात्र का अध्यक्ष प्रेसिडेंट होते हैं, और मेन जो मुखिया होता है देश का वो प्रधानमंत्री होता है। और हमने ब्रिटेन से ही संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, ना कि अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमने पढ़ा कि लोगों की राज्य के साथ साथ, राज्य से यहाँ मतलब सरकार से, हमने आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट में पढ़ा था कि सरकार, राज्य का मतलब क्या होता है? तो सरकार है ना। तो सरकार की पावरों को लिमिटेड कौन करता है? सरकार की पावर को लिमिटेड कौन करता है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हमें लोगों की राज्य के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। यानी कि माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन दिया गया है, उनको संरक्षण प्रदान है, अल्पसंख्यकों को, तो बहुमत की निरंकुशता से भी हमें बचाते हैं कौन? मौलिक अधिकार। पहली स्टेटमेंट सही है। और धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे पास, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सभी को आसानी से एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कौन सा कथन सही है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप अपने धर्म को चेंज कर सकते हैं। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम धर्म अपना सकते हैं। आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू धर्म अपना सकते हैं, बशर्ते आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती ना की जा रही हो। आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट जो यहाँ पे दी गई है कि दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, यह गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा केवल 2, यानी कि दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्कूल प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते? निजी स्कूल, सरकारी स्कूल, दोनों, या कोई नहीं? तो हम प्राइवेट स्कूल पर कोई भी बंदिशें नहीं लगाते, वो अपनी मर्जी से अपने स्कूल को चला सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल, जिन्हें गवर्नमेंट चला रही है, चीज़ है वो फंड दे के चला रही है, वो किसी भी तरह का गवर्नमेंट को उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हो, वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकते। तो हमारा आंसर हो जाएगा सरकारी स्कूल। ठीक है, उसके बाद है, अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। दूसरा है, अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते। उपरोक्त में से कौन सा सही है? अब देखिए, एलिमिनेशन से आप डायरेक्ट ही पता कर सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे का अपोज कर रही हैं, तो एक तो गलत है। अब आपने थोड़ा भी दिमाग लगा के पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, हमने एनसीईआरटी में एक बात पढ़ी थी कि अमेरिका में धर्म को और सरकार को दोनों को अलग रखा गया है, वो एक दूसरे के मैटर में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन भारत में हस्तक्षेप की नीतियां हैं। ठीक है, वो कुछ मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, कुछ मामलों में वो हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली अलग हैं वो एक दूसरे से। वो ना धर्म राज्य के मामले में आ सकते हैं और ना ही राज्य धर्म के मामले में। ठीक है, तो हमारी पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है और दूसरी स्टेटमेंट सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2B आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976, 44वें संविधान संशोधन 1978, 97वां संविधान संशोधन 2011,
61वां संविधान संशोधन 1988 कौन से जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 से धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित संविधान में निहित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और 16, आर्टिकल 25 और 28, आर्टिकल 29, 30 और 44। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो देखिए आर्टिकल 15 और 16 ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग भेद के आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। 16 भी कहता है। आर्टिकल 25 और 28 तो है ही धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है। 29, 30 इसमें भी अल्पसंख्यकों के लिए है। 44 ये हमें यूसीसी के बारे में बताता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। ये भी धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड हुआ। तो ये 3, 2, 3 और 4 ये संविधान में निहित हैं किससे? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को या 21 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, संशोधन प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य। कौन है संविधान की आत्मा? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होने पर आप कहाँ जाते हैं? कोर्ट में। कौन से कोर्ट? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो ये दोनों आपके मौलिक अधिकारों के रक्षक है। तो स्टेट में आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास समान नागरिक संहिता का वर्णन संविधान में कहाँ पर है? कहाँ है संविधान में समान नागरिक संहिता? हमने पढ़ा था अभी आर्टिकल 44 है ना, आर्टिकल 34, 44, 54 या 64। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का वर्णन आर्टिकल 44 डीपीएसपी में है। किस में है? डीपीएसपी में। अभी हाल ही में कौन से राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात की जा रही है? तो वो है गुजरात में, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था हमारा आज का सेशन। हमने फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता, धर्मनिरपेक्षता, इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन हमने देखे, समझे और आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।